नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर देने का और खबर लेने का। मैं अपनी बहस को आगे बढ़ाऊं या उससे पहले आज का अपडेट आपको दिखाऊं, उससे पहले ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि अभी अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दे, कोई ट्रेन और बस नहीं चलेगी। ऐसी ही एक अफवाह मुंबई में उड़ाई गई थी, जिसके चलते एक मस्जिद के नीचे हजारों लोग इकट्ठा हो गए। उस पर हम बड़ी बहस करेंगे। उससे पहले मैं अरविंद केजरीवाल की अपील आप तक पहुंचा दूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कोई ट्रेन या बस नहीं चलने वाली है, अफवाहों पर ध्यान मत दे, भीड़ इकट्ठी न करें। यह क्रिटिकल समय है, खासतौर पर दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, क्योंकि यहां पर आंकड़े देश के सामान्य एवरेज से बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए घर से बाहर न निकले। लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और अभी भी देश कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर है। अब बात करते हैं मुंबई की। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार को यह सबसे कठिन फैसला आखिरकार करना पड़ा, मगर आज मुंबई ने पूरे देश को चौंका दिया। जिस तरह देश ने लॉकडाउन 1 के दौरान दिल्ली के आनंद विहार में तस्वीर देखी थी, ठीक वैसी उसी तरह मुंबई में हजारों के हुजूम की तस्वीर नजर आई है। मुंबई में हॉटस्पॉट घोषित हुए बांद्रा इलाके में प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। यह भी एक सवाल है कि क्या ये प्रवासी मजदूर थे और इतनी बड़ी संख्या में क्या प्रवासी मजदूर वहां पर हो सकते हैं? इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना मुंबई ही नहीं देश के लिए चिंताजनक है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ट्रेन बंद है तो कैसे भीड़ ट्रेन पकड़ने के लिए बांद्रा वे स्टेशन पर जमा हो गई, वो भी तब जब इस स्टेशन से दूसरे राज्य के लिए कोई ट्रेन पहले भी नहीं जाती थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि अफवाह फैलाकर कुछ लोगों ने प्रवासी मजदूरों को उकसाया। उधर लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 37 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए रिपोर्ट, कैसे शांत मुंबई जो कोरोना से बुरी तरह पीड़ित है, संक्रमित है, वहां पर लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। गाड़ी लगा के रस्सी बांध ली। यकीन मानिए, ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ही तस्वीर है, जिसमें अपने अपने घर पहुंचने की होड़ में प्रवासी मजदूर इस कदर बेकाबू हो गए कि ना तो लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा का ख्याल रहा और ना ही जानलेवा कोरोना का खौफ। मस्जिद के पास क्यों जुटी भीड़? देश बंद है, सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, तो फिर मुंबई के बांद्रा में मस्जिद के पास इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई? देखिए, ये तस्वीर बांद्रा इलाके की उसी मस्जिद के पास की है जहां भारी भीड़ जमा हुई थी। आपको बता दें कि जहां ये भीड़ जमा हुई उसके दूसरी तरफ बांद्रा रेलवे स्टेशन है। बांद्रा की जामा मस्जिद के पास हजारों का हुजूम है और उन्हें समझाते पुलिस और स्थानीय नेता। तुम लोग जो ये कर रहे हैं, ठीक है, तकलीफ है, तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम ईमान वाले हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। अगर जो बोल रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से नहीं, वो ईमान वाला नहीं है। बोलो, अल्लाह की तरफ से है क्या? नहीं। तो फिर अगर अल्लाह की तरफ से है तो हमारा काम क्या है? कि तकलीफ उठा के थोड़ा सा हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग रह के रास्ता निकालना है। हमको मालूम है माँ बाप उधर है, बाल बच्चे उधर है, सब है, लेकिन ये वक्त हर जगह पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आज मस्जिद बंद करना पड़ी, चर्च बंद करना पड़ा, काबा मक्का शरीफ मक्का बंद, काबा की तरह हज नहीं होगा इस वक्त 1 साल, तो ये बड़ी बात नहीं है। मगर देखते ही देखते बांद्रा में भीड़ की ऐसी बाढ़ आई कि पुलिस महकमे से मंत्रालय तक हड़कंप मच गया। पहले पुलिस कर्मियों ने भीड़ को वापस जाने के लिए समझाया और जब पुलिस की अपील का कोई असर नहीं हुआ तो चलने लगी लाठियां और देखते ही देखते मुंबई के बांद्रा का इलाका अखाड़े में तब्दील हो गया। मुंबई के बांद्रा के उस इलाके में जहां पर अचानक से दोपहर के बाद भीड़ जुट गई थी, उस भीड़ को तो हटा दिया गया है, लेकिन अब पुलिस यहां पर ड्रोन की मदद से लोगों को सूचना देने का काम कर रही है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। सामने आपको हम उस ड्रोन की तस्वीर दिखा रहे हैं जो एक बस्ती के ऊपर उड़ रही है। ड्रोन में स्पीकर लगा हुआ है और इस स्पीकर के माध्यम से लोगों को कहा जा रहा है कि वो इस लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर से बाहर ना निकलें। माना जा रहा है कि ये भीड़ निकली थी और जब लाठीचार्ज हुआ था तो इसी बस्ती में ये भीड़ घुस गई। तो फिलहाल देख सकते हैं पुलिस ने उन लोगों को दूर तो कर दिया है, लेकिन अब क्योंकि हर एक के पास पुलिस इस घनी बस्ती में नहीं पहुंच सकती, तो ड्रोन की मदद से, स्पीकर की मदद से इन लोगों को कहा जा रहा है कि वो इस लॉकडाउन का पालन करें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रवासी मजदूरों को राशन पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिन लोगों के पास रहने की दिक्कत है उनके रुकने का इंतजाम किया गया। बावजूद इसके घर जाने की होड़ में पूरा शहर सिर पर उठा लिया। उन लोगों की डिमांड थी कि हमको घर जाने दिया जाए। हमने उनको राशन देने की कोशिश की, राशन का ट्रक लेके आए जल्दी से, राशन बांटा भी 400-500 लोगों को, लोगों ने लिया भी राशन। पर जो कुछ ऐसे लड़के थे जो बिल्कुल ही इस बात के लिए थे कि हमको जाना ही है, तो हमने उनके लिए रहने के लिए बोला कि शेल्टर रूम करके देते हैं अगर आपको घर में दिक्कत हो रही है ज़्यादा तो। बट समहाउ कुछ लोग ऐसे थे जिनको कि किसी भी हालत में हमारी बात नहीं सुनी थी, इसलिए उनको डिस्पर्स करना पड़ा। मुंबई में अफवाह किसने फैलाई? अचानक मुंबई में इतनी बड़ी भीड़ कैसे जमा हो गई? इसके पीछे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अफवाह को जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई जिससे भीड़ भड़क उठी। आज के लॉकडाउन के समय में कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेजेस, ट्विटर इत्यादि द्वारा गलत अफवाहें समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार जाति जाति में दरार खड़ी करने का काम इस माध्यम के जरिए से कर रहे हैं। अब तक 197 गुने दाखिल हो चुके हैं और 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कृपया करके अफवाह ना फैलाएं और पुलिस को सहकार्य कीजिए। जहां से दूसरे राज्यों को ट्रेन नहीं जाती, वहां भीड़ कैसे जुटी? लॉकडाउन के चलते भारतीय रेल की रफ्तार थमी है, बसों की आवाजाही पर भी रोक है। बावजूद इसके प्रवासी मजदूरों की भीड़ बांद्रा वेस्ट स्टेशन के पास डेरा जमाए रही। आपको बता दें कि सामान्य दिनों में भी यहां से कोई ट्रेन इंटर स्टेट यानी कि मुंबई से दूसरे राज्यों की तरफ नहीं जाती। फिर इन लोगों को कैसे लग गया कि यहां से उन्हें अपने गांव पहुंचने का साधन मिल जाएगा? आखिर जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रहे हैं लोग? और सबसे बड़ा सवाल, कोरोना काल में अफवाह की आग कौन भड़का रहा है? तो सबसे बड़ी बात, अफवाह फैलाई गई, लोग इकट्ठा हुए मस्जिद के नीचे। इसके पीछे क्या किसी की साजिश थी? इस एंगल की भी जांच हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ जुड़े हैं भाई जगताप, जो कि बेहद ही वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, महाराष्ट्र से आते हैं, वहां पर MLC हैं और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ यासिर जिलानी हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही साथ RSS के मुस्लिम विंग से भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ ज़ेबा खान है, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत ही सक्रिय रहते हैं सामाजिक गतिविधियों में। मेरे साथ संजीव झा हैं, जो कि मेंबर है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी दिल्ली के MLA हैं और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपने कई तरह की बातें कही है, क्या हुआ था बांद्रा में, क्योंकि आप उस इलाके से बहुत जुड़े हुए हैं? उसके बाद मैं भाई जगताप के पास जाऊंगा। ये बांद्रा में मेरा बचपन बीता है। जिस स्थान पे हुआ है वो कसाई खाना किसी ज़माने में मुंबई का वहीं हुआ करता था। कसाई खाना शिफ्ट होने के बाद वह हमारा महाराष्ट्र नगर, कुरेशी नगर, बांद्रा बस डिपो, ये क्षेत्र बसा 70s के डिकेड में, एंड्स में। और उस इलाके में 10% भी माइग्रेंट लेबर नहीं है। अब माइग्रेंट लेबर है कहाँ? तो थोड़ा बांद्रा ईस्ट में, गरीब नगर में है। अब माइग्रेंट लेबर को अगर ट्रेन पकड़ना होगा तो बांद्रा वेस्ट नहीं आएगा। वो वहाँ बांद्रा में टर्मिनस है, वो बांद्रा ईस्ट की तरफ जाएगा। और उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ जो गाड़ियाँ हैं, चूँकि बांद्रा टर्मिनस ईस्ट से लिमिटेड ट्रेन है, ज़्यादा ट्रेन जो है वो लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला से है, वो कुर्ला की तरफ नहीं जाता। वो बांद्रा तो कहाँ से आता है? सांता क्रूज से भी आया है, वो बांद्रा ईस्ट से भी आया है। वो मतलब 3, 4, 5 पुलिस स्टेशनों के ज्यूरिसडिक्शन से आया है। अब 4-5 पुलिस स्टेशनों से, ज्यूरिसडिक्शन से संचार बंदी के समय कोई आया और 4:30 बजे जमावड़ा शुरू हुआ और 5:50 तक जमावड़ा बढ़ता रहा, और उस पर उस जमावड़े को रोकने का कोई प्रयास आपको दिखाई देता हो तो भाई मुंबई पुलिस के पास वीडियो होगी, वो उपलब्ध करा दे, हम लोगों को समझ में आ जाएगी नहीं आप बहुत दक्ष हैं। लेकिन कुछ कोई वहाँ अगर पुलिस खुद कह रही है आपके वीडियो में, वो कह रही कि हमने अनाज बांटना शुरू किया, इसका मतलब है वहाँ अनाज नहीं है। अनाज नहीं है तो इसका मतलब जो केंद्र ने अनाज भेजा है, महाराष्ट्र ने उठाया तो पूरा है, बंटा क्यों नहीं? और महाराष्ट्र में एक छोटा सा सवाल मेरा है, महाराष्ट्र में केंद्र का निर्देश है कि सब जगह कामगार कल्याण निधि, भाई कामगार का मामला है ना, कामगार कल्याण निधि गठित की जाए, उसका पैसा बांटा जाए, केंद्र ने फंड भेजा है। अभी उस फाइल को कहाँ लटका कर रखा है सरकार ने? छोटा सा सवाल है मेरा, क्यों नहीं बांट रहे भाई? 21 दिन हो गए,
कामगार भूखा है, सत्य है ये, एंग्सियस है, सत्य है ये, तो कृपा करके बताइए ना। और वो एक ही जगह जमा होता है जहाँ कोई उसके बाहर जाने का इंतजाम नहीं है। और वहाँ के जो स्थानीय विधायक है आशीष शेलार जी, वो लिखते हैं कि साहब यहाँ पर ड्रोन तैनात किया जाए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को सप्ताह भर पहले वो कहते हैं कि यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किया जाए। पैरामिलिट्री फोर्स इसलिए तैनात किया जाए क्योंकि यहाँ पर कुछ गतिविधियां मरकज की देखी जा रही है बैंड्रा कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये कमिश्नर को 2 बार पत्र लिखा जा रहा है, फिर भी गतिविधियां नहीं साहब। अच्छा, पिछले सप्ताह वहां जमावड़ा इसी तरह फ्लैश मॉब जमा हुआ था, उसके बाद भी आपका इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है साहब, कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं है और एक्शन नहीं है। और एक्शन अगर है तो साहब फेलियर किसका, ये भी बता दीजिए। ठीक है, इतना मॉब इकट्ठे जमा हो गया, भाई क्यों जमा जगताप हो जी, गया? आप या तो आपने सत्ताधारी- राशन नहीं बांटा, या तो आपने जो है फंड नहीं बांटा। ठीक है भाई जगताप जी, इसका जवाब दें। और मैं सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेटमेंट है प्रेम शुक्ला का, उसका जवाब ले लेता हूं, फिर विकास मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं उनसे समझूंगा क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट है। भाई जगताप जी, प्रेम शुक्ला जी की बात का जवाब दीजिए, क्या राशन नहीं बांटा जा रहा है? क्योंकि पुलिस वाला तो ये कह रहा था कि राशन लेने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ लोग थे जो जबरदस्ती उनको उकसा रहे थे और ये कह रहे थे हमको तो घर ही जाना है। भाई जगताप जी, आपके पास क्या जानकारी है? दीपक जी, ऐसा है कि मैं सबसे हाथ जोड़ के ये विनती जरूर करूंगा कि इस वक्त पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस वायरस से जूझ रही है, हमारा देश भी इस वायरस से जूझ रहा है। सवाल ये नहीं कि मुंबई में कौन सी क्या बात होती है, नोएडा में क्या होती है, सवाल ये है कि इस वक्त जब हम सारे लोगों को एक होके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, उस वक्त कम से कम राजनीति मत कीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी जो क्या कह रहे हैं उनको वो इस तरह इस वक्त क्यों कह रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जब सवाल उठाए तो उसके जवाब भी मिलने चाहिए। अगर इसके राशन की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री ने जब ये ऐलान किया था कि हम मुफ्त में ये देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे और बाकी सारी ये देंगे सारी सुविधाएं, उसमें से सिर्फ चावल ही आए हैं महाराष्ट्र में, और वो भी 2 अप्रैल को आए। 2 अप्रैल को महाराष्ट्र में चावल आए, उसका पूरा बंटवारा, क्योंकि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक जो हमेशा का जो रेशन होता है वो बढ़ता है, और वो 2-2 महीने का रेशन महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया और वो लोग लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये चावल का बंटवारा पिछले 3-4 दिनों में हुआ और वो 93% लोगों ने उसको उठा भी लिया। तो ये इस तरह की बातें इस वक्त, ऐसे वक्त जहां हम लोगों को इकट्ठा हाथ को हाथ एक दूसरे को बढ़ाए, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। ये जो राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे, मैं सबसे पहले उसका निषेध करता हूं। रही बात इस हादसे को, बिल्कुल उसकी पूरी तहकीकात होनी ही चाहिए, जो भी कोई हो, चाहे वो अनाज बांटने वाला हो या किसने गलत ये किया हो, उसकी तो तहकीकात होगी। पुलिस ने वो सारा ये किया हुआ है। अब जैसे आपने कहा ड्रोन से उसके ऊपर पूरा नजर रखा हुआ है, चाहे किसी ने अगर उनको कुछ बता के उधर बुलाया होगा तो भी उसकी तहकीकात होगी। लेकिन हम लोग एक बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते दीपक जी, जिस तरह से सोशल मीडिया पे आज जिस तरह से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है और जिस ढंग से उसके ऊपर ये अफवाहें फैलाई जाती है, और उसका नतीजा चाहे वो नोएडा में जो हुआ वही उसी तरह हुआ, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, मुंबई जैसे शहरों में इस तरह से होता है। तो इसका हम लोग इसके जड़ तक जाए, चाहे कोई भी हो, किसी का नाम लेने से किसी इसका उंगली किसी इसे करने से ये काम नहीं होगा। मुंबई की पुलिस इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगी। ठीक है, हमारे जो ये है होम मिनिस्टर है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। दीपक जी, मुझे एक छोटा सा उत्तर मैं देंगे। आपके पास 1 मिनट में आऊंगा क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी वहां से मुंबई से बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में जुड़े हैं। एक 10 सेकंड में ठीक है, हो जाएगा। 10 सेकंड मेरे 10 सेकंड फिर दे दीजिए मुझे। देखिए आदरणीय भाई जगताप जी जो कह रहे हैं, भाई साहब ये 500 लोगों ने वहां राशन लिया, ये न्यूज नेशन की बाइट में ऑन रिकॉर्ड पुलिस अधिकारी कह रहा है। अगर पुलिस को 500 लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है तो ये कौन सी व्यवस्था का जो है सुव्यवस्था का हिस्सा है? ये प्रश्न पूछूंगा तो इसमें मैं राजनीति नहीं कर रहा। कुछ और गंभीर मुद्दे हैं। ये सब कर्फ्यू के काल में ये कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ठीक है,
पर कुछ और गंभीर मुद्दे हैं कि क्या वाकई इसके पीछे कुछ साजिश थी। मेरे रिपोर्टर विकास ने वहां पर क्या महसूस किया, विकास बताइए क्या कहती है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या ये टर्मिनल वो टर्मिनल है जहां से बाहर के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों के लिए ट्रेन चलती हो, बसेस चलती हो? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि ये लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन का कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हैं जो कि एक साजिश की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें पहली वजह ये है कि जो इकट्ठी हुई है बांद्रा स्टेशन के बाहर, ये पलायन के मकसद से इकट्ठी हुई है। तो इस भीड़ के पास लगेज कहाँ थे? अगर लोग अपने घरों को छोड़कर अपने गाँवों की तरफ जा रहे थे तो इनके लगेज कहाँ थे? किसी के पास भी लगेज नहीं है, पहली चीज़। दूसरा ये कि मुंबई से बाहर लंबी दूरी की ट्रेनें जो हैं वो बांद्रा स्टेशन से नहीं छूटती हैं, वो छूटती हैं बांद्रा टर्मिनस से। अगर ये पलायन के मकसद से अपने घरों से निकले थे तो इन्हें बांद्रा स्टेशन के बाहर किसी मस्जिद के बाहर जमा नहीं होना था, इन्हें जमा होना था बांद्रा टर्मिनस पे। बांद्रा टर्मिनस से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर दिशा में मैं कहूँ तो दिल्ली और पंजाब जाने वाली भी ट्रेनें चलती हैं। अगर मान लीजिए अफवाही थी और अफवाहों पे इन्होंने यकीन कर लिया तो ये बांद्रा टर्मिनस पे इकट्ठा होते, लेकिन ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई है, इनका लगेज नहीं था। तो ये सारी जो घटनाक्रम है, सारी जो चीज़ें इस घटना से जुड़ी हुई हैं, ये बताती हैं कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत कराया गया था। अगर हम फुटेज पे, विजुअल्स पे जरा गौर से ध्यान दें तो हम देखेंगे कि वहाँ पर एक ट्रक खड़ा है। खुद पुलिस के एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो ये कहते हैं कि इन मजदूरों को, ये पलायन करने वाले, तथाकथित पलायन करने वाले लोगों को अनाज बांटा गया था। अगर ये अनाज लेने के मकसद से वहाँ पर इकट्ठा हुए थे तो ये पलायन की बात अब क्यों कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि इस पूरे भीड़ को, जो कि एक समुदाय से बिलोंग करती हैं, जो असुरक्षितता का भाव इनमें था, इनमें एक किस्म का भय था, इसका इस्तेमाल करके इन्हें बरगलाया गया और इन्हें घरों से निकालकर इस जगह पर इकट्ठा किया गया है। और अब जांच का विषय भी यही है। खुद मुंबई के जो आला अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के, उनसे हमने बात की है और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि साजिश की संभावनाओं से हम इनकार नहीं करते और हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है अब इस लाइन पर भी चलेगी कि अगर ये अफवाह फैलाई गई, ये वहम भरा गया लोगों के मन में, तो ये लोग कौन थे और वो बख्शे नहीं जाएंगे। जी भाई जगताप, बड़े गंभीर सवाल है। अगर पलायन करने के लिए मजदूर थे तो उनके पास लगेज क्यों नहीं था? किसी के हाथ में लगेज नहीं है। अगर दिल्ली की तस्वीरों पर आप ध्यान देंगे, हर आदमी के पास लगेज था। अगर वाकई अफवाह भी उड़ाई गई तो आपका सिस्टम, आपकी सरकार क्या कर रही है? अब वहां पर अफवाह कैसे उड़ सकती है? और कर्फ्यू में एकदम से हजारों लोग 1 घंटे 2 घंटे में एकत्रित हो जाएं, वो भी क्या इशारा करता है? ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गंभीर चूक है इस पूरे मसले के पीछे। क्या आपको ये लोग दिखते हैं कि ये पलायन करने के लिए निकले? दीपक जी, जहां आपके संवाददाता वहाँ है विकास जी, मैं जानता हूं, मैं खुद बांद्रा में रहता हूं। अभी ये लॉकडाउन है, इसलिए मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं भी जाके वहाँ उस भीड़ में इकट्ठा हो जाऊं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये गलत मैसेज जाएगा। इसलिए हम ये इसके ऊपर बारीकाई से नजर रखे हुए हैं। उनके बात बिल्कुल सही है कि अगर गाँव जाने वाले लोग हैं तो उनके पास ये होना चाहिए, लगेज होना चाहिए, जो नहीं है। तो कुछ तो गड़बड़ है, इस बात को पुलिस ने भी मान लिया है। ये मैं कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। और चाहे कोई भी हो, इस वक्त लॉकडाउन के स्थिति में, कर्फ्यू की स्थिति में अगर कोई गलत बात है तो उसके जड़ तक जाना जरूरी है। जो भी कोई भी हो, उसे माफ नहीं करना चाहिए। उसकी पूरी तहकीकात पुलिस करेगी, ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे खुद स्वयं अभी 1 घंटे पहले उन्होंने लोगों से रूबरू हो गए, उन्होंने पूरी उनसे बात की है और लोगों को यह आश्वासित किया है कि ये जो हुआ है, ये बिल्कुल इसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा। हो सकता है कि कुछ खामियां हो सकता है कि कुछ कमियां हो, लेकिन इसके हम गंदी ओछी राजनीति ना करें, ये मेरे हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जवाब मांगूंगा। विकास राधेश्याम की जो ऑब्जर्वेशन है, क्या कुछ ऐसे लोग हैं वहां पर जो इस तरह की भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं? क्योंकि आपने खुद कहा, भाई जगताप भी कह रहे हैं, वो खुद बांद्रा में रहते हैं, ऐसे टर्मिनस के सामने लोग क्यों जमा हुए जहां से ट्रेनें चलती ही नहीं है? और किसने ये अफवाह फैलाई? जी, ये प्रश्न मुझसे है दीपक जी? जी प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। देखिए, आप जो है,
जिस इलाके में ये हुआ है उसे मरकज के लोग वहाँ एक्टिव हैं, ये आदरणीय आशीष सेलाल जी पत्र लिखकर कमिश्नर से कहते हैं। आदरणीय भाई जगताप जी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उन्हें कोई षड्यंत्र हुआ है। मुझे मुंबई पुलिस के जांच की जो उनकी क्षमता है, जो पूरा विश्वास है, उन्होंने बमकांड जैसी चीजें जांची जिसका कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उसको पूरा ढूंढ कर एविडेंस पूरी तरह से लोगों तक पहुंचे वो लोग। इस मामले में भी एक ईमानदार जांच हो, दोषियों को दंड हो, वरना हो क्या रहा है कि महाराष्ट्र में मराठी चैनलों को निर्देश गया कि आप तबलीग के बारे में अधिक बात न करें, और ये सत्ताधारियों की तरफ से गया। तो साहब ये तबलीग का जो प्रभाव है, आप शाहीन बाग जो इफेक्ट देखते हैं ना, फ्लैश मॉब खड़ा कर देना और वहाँ क्रिएट करना एक्टिविटीज। आज महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने उनको डिस्पर्स करने में कामयाबी पाई, ये उसकी सफलता है। लेकिन एक विफलता है कि वो जमा होते हैं फ्लैश मॉब, और कौन है पता ही नहीं आपको। वो खुद को लेबर कह रहे हैं, आप मानने को तैयार हैं, लेबर है कि नहीं पता नहीं, वो स्थानीय रहवासी हैं कि पता नहीं, माइग्रेटेड है, कहाँ से माइग्रेटेड पता नहीं, कहाँ जाना चाहते थे पता नहीं, क्यों जाना चाहते थे पता नहीं, और लोग इतने बड़े पैमाने पे जमा हो जाते हैं। अगर आप इसको विफलता नहीं स्वीकारते तो इसका मतलब फिर आप सोए हुए हैं। जागृत व्यक्ति इसको विफलता स्वीकारेगा, उस विफलता को सफलता में तब्दील करने का प्रयास करेगा। मैं इतना ही विनती करता हूँ, राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आप कृपया जागृत हो, जागे। मुख्यमंत्री जी के निवास वहां से 1.5 किलोमीटर पर है, वहां से डीसीपी ऑफिस 500 मीटर पर है, एडिशनल कमिश्नर का ऑफिस मुंबई पुलिस का। आप तो भाई जगताप जी वहीं रहते हैं पाली हिल पे, आप तो जानते हैं भली भांति कि कितनी दूरी पर है साहब। और 4.5 से 5.5 1.5 घंटा मुंबई जैसे शहर में बांद्रा स्टेशन वेस्ट को अचानक फ्लैश मॉब आता है, कौन है आज अभी तक पता नहीं, और कहीं साहब ये विफलता नहीं सफलता है। तो साहब कैसे माने, जरा हमको भी तो लगे। दीपक जी आप भी मुझे कन्विंस कर दीजिए, मैं भाई जगताप जी से विनम्रता पूर्वक स्वीकार लूंगा, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता। ठीक है भाई जगताप जी, सबसे बड़ी बात, खुद मुख्यमंत्री जी वहां से 1.5 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो खुद बांद्रा में रहते हैं। जो उनका घर है मातोश्री, वो वहीं पर है। मातोश्री के बगल में एक चाय वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया, वहां तो 100% कर्फ्यू जैसे हालात होने चाहिए। फ्लैश मॉब कैसे इकट्ठा हो जाता है, कैसे वहां की अफवाहें सर्कुलेट होने लगती है, कैसे इतने सारे लोग आ जाते हैं, कैसे इतने लोगों को एक साथ खड़ा होने दिया जाता है, क्योंकि पूरे देश में धारा 144 लागू है। क्या ये किसी तरह का डर था कि इन लोगों को हटाया जाएगा, जैसे कई जगहों पर डर हो जाता है ना कि इस तरह के लोगों को हटाया जाएगा तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, नहीं हमको नहीं हटाना, खड़े होने दो, क्या ये हकीकत है इसकी? नहीं, बिल्कुल ये हकीकत बिल्कुल नहीं है दीपक जी। मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, और प्रेम शर्मा जी हमारे मित्र भी रहे हैं, हम जानते भी है, बट लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये जो भीड़ इकट्ठा हुई ये गलत हुआ। मैंने ये कहा कि ये गलत है और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे किसने ये इस तरह की अफवाहें फैलाई, चाहे वो रेशन वाला मामला हो, चाहे वो गांव जाने वाला मामला हो, उसकी पुलिस तहकीकात बिल्कुल कर रही है। पुलिस ने ये भी ये मान लिया है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, पर उसको लेके मुंबई पुलिस को इस तरह से ये करना, उसको दोषी करार करना, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये वही मुंबई पुलिस है जिन्होंने 24 घंटे में 1993 के ब्लास्ट को कंट्रोल किया था। ठीक है, आज अगर विश्व में किसका नाम है तो मुंबई पुलिस का नाम है, ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं करूंगा इसको, इसके लिए नहीं ये कहने जा रहा हूँ, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस बात को बिल्कुल गंभीरता से लिया है। प्रेम शर्मा की वो बात सही है, उसके बगल में बहुत ही नजदीक ये जो है एडिशनल कमिश्नर का ऑफिस है, बांद्रा पुलिस स्टेशन, वहां से एक आधा किलोमीटर पे बांद्रा पुलिस स्टेशन है। हम सारे इस बात से बहुत व्यतीत है, लेकिन इस बात को लेके किसी विशिष्ट ये इसकी बात करना अगर वो है तो वो उजागर होगी। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ दीपक जी, सबसे ज्यादा मरकज के लोगों को मुंबई में ये किया गया, अरेस्ट किया गया। आपको पता है बहुत सारे लोग को अरेस्ट किया गया, मरकज के लोगों को यहाँ मुंबई में। कुछ लोग जो अपना मोबाइल बंद करके, अपना फोन बंद करके बैठे, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि मुंबई की पुलिस ये कह रही है कि नहीं ये इनको हम ये नहीं कहेंगे। ये जो कोई मनगढ़ंत कहानियां जो बता रहा है
वो कहानियां ठीक नहीं है और इस वक्त तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, आशीष सेलार ने पत्र लिखा है क्या कि मरकज की गतिविधियां उस इलाके में देखी गई हैं? ये क्या आशीष सेलार का पत्र है? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? क्या उन्होंने शिकायत की है कि वहां पे मरकज की गतिविधियां बांद्रा के उस इलाके में देखी जा रही हैं लगातार? नहीं, अब आशीष शेलार जी ने क्या लिखा है ये मैं उस पत्र के बारे में जानता नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि भाई उन्होंने शायद कमिश्नर को दिया भी होगा, क्योंकि वो खुद मंत्री रह चुके हैं, जिम्मेदार इंसान है। मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ये सोच सकते हैं ये एक मामला इतना गंभीर है, पूरे देश में ये मामला गंभीर है, बावजूद के उसके पुलिस इस मामले को नजरअंदाज करेगी। मुंबई पुलिस जैसी पुलिस इस मामले को आपको लगता है कि नजरअंदाज करेगी? बिल्कुल नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस बात की तहकीकात होने दो पूरी तरह। ठीक है ज़ेबा, ये फ्लैश मॉब इकट्ठा कर लेने का जो तकनीक है ये शाहीन बाग के बाद से विकसित हुआ था। मैं इसीलिए शाहीन बाग की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूं। लेकिन ज़ेबा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप कम से कम अपील करें कि इस तरह की अफवाहों में ना आए, इस तरह से इकट्ठा ना हो, बेहतर होगा। हाँ जी, मैं पूरे देश से बोलना चाहूँगी कि इस तरह के अफवाहों में ना आए और भीड़ इकट्ठा ना करें कहीं भी। लेकिन मैं यहाँ पर देश के एक एक नागरिक से बोलूँगी कि कुछ भी घटना ऐसी घटती है तो तुरंत निष्कर्ष पे ना पहुँचा जाए, पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करने का मौका दिया जाए और हर चीज़ को तबलीगी जमात से ना जोड़ा जाए और एक कम्युनिटी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है ना वो बहुत खराब हो रहे हैं। एक तरफ से हम देश में कोरोना से लड़ भी लेंगे, कोरोना जैसे जीवाणु खत्म भी हो जाएगा उसका असर, लेकिन देश में जो सांप्रदायिक जीवाणु फैल गया है और फैल रहा है कुछ गलत स्टेटमेंट की वजह से और निष्कर्ष पहुंचने की वजह से, इससे हमारा लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ेबा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन मैं एक कमेंट यहाँ पर करना चाहूंगा। आप मुझसे पहले जुड़ जाती, मैं तो ढूंढ रहा था ऐसे लोगों को जो कहें कि मरकज ने जो किया है गलत किया है, मौलाना साहब ने जो किया है गलत किया है। मरकज के लोग जो अभी भी छुपे हुए बैठे हैं, अभी भाई जगताप ने स्टेटमेंट दिया, वो भी गलत कर रहे हैं। अगर आशीष सेलार कह रहे हैं कि वहां पर मरकज इस तरह की भीड़ इकट्ठी करने की प्लानिंग कर रही है, ये भी गलत है। ज़ेबा, इसको आपको मानना पड़ेगा और मरकज को कंडेम करना होगा आपको। हाँ दीपक जी, मैं ये बोलना चाहूंगी आपसे कि ये भूल है एक, जिस तरह देश के सभी लोगों से भूल हुई है, बहुत जगह हम देखे हैं कि लॉकडाउन का पालन सही से नहीं किया गया है, उसी तरह ये भी एक तरह की भूल है, मानवीय भूल है, इंसान से जो गलती होती है। लेकिन ये रिक्वेस्ट है दीपक जी कि इसको किसी कम्युनिटी से जोड़ के पूरे कम्युनिटी को इसकी सजा नहीं दी जाए और पूरे कम्युनिटी को बदनाम न किया जाए और देश में नफरत का माहौल ना बने, क्योंकि अभी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है, वो बहुत संकट का टाइम है कि हम कोरोना से कैसे लड़े, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे होके। तो जरूरी हमारे लिए ये है कि कोरोना से लड़ा जाए। मैं यही कह रहा हूँ ज़ेबा, आप जो अच्छी बात कर रही हैं, काश इसको मौलाना साहब समझ लेते हैं, आज ये हालत ही नहीं होती। दिल्ली की भी बात हम करेंगे। भावेश जी मेरे साथ हैं, अफसोस मैं अभी तक नहीं जोड़ पाया, मुंबई की खबर बड़ी हो गई थी। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, वापस आता हूँ।